नमस्कार। भारतीय संविधान की शुरुआत कुछ बहुत ही दमदार शब्दों से होती है। ये शब्द सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि एक पूरे देश का, एक पूरे राष्ट्र का वादा है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा वादा सिर्फ एक ही वाक्य में समाया हुआ है। तो चलिए आज इसी प्रस्तावना की गहराइयों में उतरते हैं और इसके एक एक शब्द को समझते हैं। हम भारत के लोग सुनने में ये शब्द जितने आसान लगते हैं, इनका मतलब उतना ही गहरा है। ये पहली ही लाइन में ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस संविधान की सारी ताकत, सारी अथॉरिटी किसी राजा, महाराजा या किसी बाहरी शक्ति से नहीं आ रही, बल्कि ये सीधे भारत के लोगों से आ रही है। मतलब इस पूरे देश की जो बुनियाद है, वो हैं हम, भारत के नागरिक। तो इस सफर में हम देखने क्या वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि इस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। फिर ये भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कैसे परिभाषित करता है, वो कौन से बड़े बड़े वादे हैं जो ये अपने नागरिकों से करता है, और आखिर में ये कैसे एक ऐसा तोहफा है जो हमने खुद को ही दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, शक्ति का स्रोत क्या है? देखिए, प्रस्तावना कोई मामूली बयान नहीं है। इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है, दृढ़ संकल्प। ये एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा है, एक कसम है जो भारत के लोगों ने मिलकर खाई थी। और ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी, ये तो आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक रास्ता तय करने जैसा था। तो ये जो दृढ़ संकल्प लिया गया, ये आखिर किस तरह का देश बनाने के लिए था? बस यहीं पर प्रस्तावना के वो 5 शब्द आते हैं जो भारत की पूरी पहचान को, उसके चरित्र को तय करते हैं। ये हमारे देश के 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है संप्रभु। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। अब हम पर किसी बाहरी देश का, किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। देश के अंदर क्या होगा, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये सब तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार का है। दूसरा स्तंभ, समाजवादी। अब इस शब्द का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है समाज में जो आर्थिक और सामाजिक खाई है, उसे कम करना। ये एक वादा है कि देश के जो संसाधन हैं, जो तरक्की है, उसका फायदा चंद लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि समाज के हर इंसान तक पहुंचे। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, पंथनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि भारत एक देश के तौर पर किसी एक धर्म को नहीं मानेगा। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों की इज्जत करेगी, लेकिन किसी एक को बढ़ावा नहीं देगी। और इसका सीधा नतीजा ये है कि हर नागरिक को अपनी मर्जी से अपने विश्वास को मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। चौथा स्तंभ, लोकतांत्रिक। इसका मतलब तो हम सब जानते ही हैं कि यहाँ राज लोगों का है। सरकार लोगों की मर्जी से बनती है और उन्हीं के लिए काम करती है। सत्ता किसी खानदान की जागीर नहीं है, बल्कि हर कुछ साल में चुनावों के जरिए लोग खुद अपनी सरकार चुनते हैं। और पांचवां स्तंभ है गणराज्य। ये लोकतंत्र से थोड़ा अलग है। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं होंगी जिनकी अगली पीढ़ी शासक बने। नहीं, वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। तो ये है हमारे देश की परिभाषा। अब सवाल यह है कि एक गणराज्य अपने नागरिकों को देता क्या है? देखिए, प्रस्तावना सिर्फ ये बताकर नहीं रुकती कि भारत कैसा देश होगा, वो इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो हर भारतीय नागरिक से 4 बहुत बड़े, बहुत बुनियादी वादे करती है, और यही वादे इस राष्ट्र की असली नींव हैं। इन वादों में सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी वादा है न्याय का। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने का वादा है जो सिर्फ कानून की किताबों में न हो, बल्कि असल जिंदगी में भी निष्पक्ष हो और हर किसी की पहुंच में हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये न्याय सिर्फ एक तरह का नहीं है। प्रस्तावना इसके 3 आयामों की बात करती है। सामाजिक न्याय, मतलब किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, मतलब सबको अपनी तरक्की के लिए मौके मिले। और राजनीतिक न्याय, यानी हर किसी को अपनी सरकार चुनने और उसमें हिस्सा लेने का बराबर हक हो। न्याय के बाद जो अगला बड़ा वादा है, वो है स्वतंत्रता का। और ये सिर्फ शारीरिक आज़ादी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये हमारे मन की, हमारे विचारों की, हमारी आत्मा की आज़ादी की बात करता है। प्रस्तावना में साफ साफ 5 तरह की आज़ादियों की गारंटी दी गई है। सोचने की आज़ादी, अपनी बात रखने की यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी भी चीज़ में विश्वास रखने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और अपनी तरह से पूजा पाठ करने की आज़ादी।
ये वो हक हैं जो हमें बिना किसी डर के अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देते हैं। और आखिर में आते हैं दो ऐसे वादे जो एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, समता और बंधुता, यानी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां समता सबको बराबर लाने की कोशिश करती है, वहीं बंधुता ये पक्का करती है कि हम सब एक होकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। समता का मतलब है कि कानून के सामने सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और देश की कोशिश ये होगी कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी परिवार या समाज से आता हो, आगे बढ़ने का एक बराबर मौका मिले। और फिर आता है बंधुता का वादा। ये वादा दो बहुत बड़ी चीजों को जोड़ता है। एक तरफ हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसकी इज्जत, और दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये कितनी गहरी बात है। ये कहता है कि देश तभी एक और मजबूत रहेगा जब उसका हर नागरिक, हर एक इंसान सम्मान और गरिमा के साथ जी पाएगा। तो ये सारे वादे कर लिए गए, देश की परिभाषा तय हो गई। अब हम प्रस्तावना के बिल्कुल आखिर में आते हैं। ये वो हिस्सा है जो उस ऐतिहासिक पल को अमर बना देता है, जब इन सब बातों को एक दस्तावेज में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। सोचिए वो क्या दिन रहा होगा। सालों की मेहनत, बहस, चर्चा, उसके बाद संविधान सभा ने आखिरकार भारत के भविष्य की इस किताब को अपनाया था। और आखिर में ये शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन 3 शब्दों में ही पूरा सार है। अंगीकृत मतलब हम इसे अपनाते हैं, अधिनियमित मतलब हम इसे कानून बनाते हैं, और आत्मार्पित मतलब हम इसे खुद को ही सौंपते हैं। ये किसी का फरमान नहीं है, ये हम भारत के लोगों का खुद के लिए खुद को दिया गया एक तोहफा है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। एक पूरे राष्ट्र का विजन, उसके सारे आदर्श, उसके सारे वादे, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में कह दिया गया है। कितना शक्तिशाली है ये। और ये प्रस्तावना हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक जिंदा वादा है। तो आज इतने सालों बाद हमारे लिए इस वादे को निभाने का क्या मतलब है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना हो।